चलो बेटा, कहाँ तक लास्ट में कराया था? एक काम करो, रफ कॉपी निकाल लो सब लोग। रफ रफ कॉपी तो लिए होगे ना? अभी मुझे जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उसमें एक टॉपिक की जरूरत पड़ेगी जिसको मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, ठीक है? अदरवाइज जहाँ लिखे हो यहाँ इसके आगे मत बढ़ाना, ठीक है? रफ कॉपी ले लो, उसी में पढ़ो, ठीक? चलो आ जाओ। क्या नाम बेटा आपका? कौन सी मीडियम है आपका? मीडियम इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम? हिंदी मीडियम। आपका? आपका भी मीडियम हिंदी है? आपका बेटा इंग्लिश मीडियम है? आपका हिंदी मीडियम है? चलो आ जाओ भाई, नोट करो। जिन्होंने पढ़ रखा है भाई वो थोड़ा सा रिवाइज कर लें। मुझे नए बच्चों को बताना पड़ेगा क्योंकि जो है इसको बिना इसके मैं टॉपिक आगे बढ़ा नहीं पाऊंगा, ठीक है? तो ये आप लोग पढ़े भी नहीं हो, है ना? काफी लोग नहीं पढ़े हो, तो ये तो छोटा सा टॉपिक है, आप पढ़ लो इसको, ठीक है भाई? चलो आ जाओ। और जो लोग पढ़ चुके हो रिवाइज करो। अभी क्वेश्चन पूछेंगे, बता नहीं पाओगे तो समझ लेना, ठीक है? चलो भाई, वेक्टर क्या होता है बेटा? आवाज नहीं सुनो भाई, ये क्या होता है? वेक्टर क्या होता है? सॉरी सुनो भाई, जो फिजिकल क्वांटिटी, जितनी भी भौतिक राशियां फिजिक्स से बनाई गई हैं, सुना बेटा ध्यान से, जितनी भी भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटी बनाई गई हैं वो तीन पार्ट में डिवाइड होती है। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में। सारे फिजिकल क्वांटिटी को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है ना भाई? या तो स्केलर क्वांटिटी होगी, या तो वेक्टर होगी, या तो टेंसर होगी। स्केलर मतलब अदिश राशियां होती हैं, वेक्टर मतलब सदिश राशियां होती हैं, टेंसर मतलब वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो ना तो वेक्टर हो ना तो स्केलर हो, मतलब डायरेक्शन बदल देने पे उसकी वैल्यू बदल जाए, अलग अलग कंडीशन में उसकी वैल्यू अलग अलग हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? टेंसर। तो पूरी फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, जितनी भी भौतिक राशियां हैं, उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है बेटा? कितने पार्ट में? तीन पार्ट में। या तो क्या होंगी? अदिश राशियां होंगी, या तो क्या होंगी? सदिश होंगी, और या तो क्या होंगी? टेंसर होंगी। तो सुनो भाई, वेक्टर क्या होता है? ये देखो, अब वेक्टर आपको पढ़ना मेनली वेक्टर है। क्यों? क्योंकि बिना वेक्टर का हम आगे आपको पढ़ा नहीं पाएंगे। जो जो भी चैप्टर होगा पूरी फिजिक्स में, बिना वेक्टर के हम आपको पढ़ा नहीं पाएंगे। हमें हर चैप्टर में मैकेनिक्स लेके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक हमें वेक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है? तो हर चैप्टर में वेक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये ऐसा चैप्टर है जिसका आपके फिजिक्स में बहुत बड़ा रोल है। अगर ये आपको नहीं आता है तो आप चैप्टर पढ़ नहीं पाओगे, और आता है तो आराम से कर लोगे। सुनो, जैसे मैंने आपसे कहा, सुनो बेटा, जैसे मैंने कहा आपके पास एक वैल्यू ए है, ए है, इसका मान है 5, ठीक है? और दूसरा वैल्यू है बी, इसका मान है 3, है ना? अब इनको जोड़ा गया, अब इनको जोड़ा गया तो जोड़ने पे क्या होगा? इसी प्रकार से देखो, इधर देखो जरा, ये क्या हो जाएगा? 4 है। अब अगर इनको जोड़ा जाए तो क्या होगा? बोलो, जोड़ने पे क्या होगा? क्या बताओगे? कितना होगा? 7 होगा। सबके माइंड से एक आंसर आएगा, क्या होगा? 7 होगा। लेकिन 7 हो ये कोई जरूरी नहीं है। समझ में आए? अब आपको अभी तक जो आप जानते थे वो 7 है। किसी भी क्वांटिटी को 7 करना मतलब इसको जोड़ना मतलब क्या? अलजेब्रिक सम करना। ये आपको नहीं करना है भाई। ये तभी करना है जब आपको पहले ये डिसाइड हो जाए कि ये फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम ऐड कर रहे हैं ये स्केलर है कि वेक्टर है, ये अदिश राशियां हैं कि सदिश राशियां हैं। और अगर ये अदिश राशियां हैं तब तो आप डायरेक्ट जोड़ दोगे 4 3 7, और अगर ये अदिश राशियां नहीं है तो 7 ये नहीं होगा। समझ आया भाई? क्लियर हुआ? बात समझना बेटा? अगर ये अदिश राशियां हैं, स्केलर हैं, तो डायरेक्ट इनको जोड़ दोगे 7 हो जाएगा, और अगर ये स्केलर नहीं है तो 7 नहीं होगा। 7 हो भी सकता है, 7 नहीं भी होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? कंडीशन पे। और कंडीशन क्या होती? उसी को बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर। अगर भाई डायरेक्ट हर तरीके से 7 ही होता तो हमें स्केलर वेक्टर पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती? भाई स्केलर वेक्टर पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती? अगर पढ़ने की जरूरत पड़ रही है इसका मतलब क्या है? कुछ तो अलग होगा। अब अलग क्या है? अब सुनो भाई, उसी को हम आपको बताने वाले हैं कि अलग क्या है। सुनो, जैसे मान लो अगर ये दोनों क्या हो गया, ये वेक्टर ये ए है, अगर ये स्केलर क्वांटिटी है, सुनो भाई, अगर ये 4 और ये 3 ये क्या है? अदिश राशियां हैं।
4 प्लस 3 अगर ये अदिश 4 भी अदिश है, ठीक है, अदिश है मतलब स्केलर है, स्केलर है भाई, ठीक है। तो क्या होगा, ये डायरेक्ट इनका एडिशन करके 7 बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा? 7 बना दिया जाएगा। लेकिन अगर ये क्या है, सदिश है, वेक्टर ए बराबर 4 हो गया और वेक्टर बी बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। और अगर ये क्या है, वेक्टर है, क्या ये वेक्टर है, इसका मतलब ये अगर सदिश राशियां हैं, सुनना बेटा, तो ये 3 और 4 7 हो, ये कोई जरूरी नहीं है। 3 और 4 ये क्या हो सकता है, 7 भी हो सकता है। 3 और 4 ये क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 3 और 4 क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अब आप कैसे डिसाइड करो कितना होगा, ये आएगा वेक्टर एडिशन लॉ। क्या बोलता है, वेक्टर एडिशन लॉ, सदिश योग के नियम। क्या होता है, सदिश योग का नियम। अभी तो आप अदिश को डायरेक्ट जो आप जानते हो वही होता है, लेकिन सदिश को डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हो, डायरेक्ट घटा नहीं सकते हो। उसके लिए एक लॉ होता है जिसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन लॉ या फिर सदिश योग के नियम। बात समझ पा भाई? तो अब बताओ, अब यहाँ तक जितनी बातें समझाई, इसमें से क्या कंक्लूजन निकला कि फिजिक्स में जितनी भी भौतिक राशियां हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, सबको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में। कितने पार्ट में बेटा, 3 पार्ट में। तो अब क्या क्या होता है, एक होता है स्केलर जिसको अदिश बोलते हैं, दूसरा होता है वेक्टर जिसको सदिश बोलते हैं, तीसरा होता है टेंसर, टेंसर की हिंदी टेंसर ही होती है। समझ में आ गया? अब अदिश किसको बोलेंगे, सुनना आराम से, फिजिक्स है बेटा, फिजिक्स को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार समझ में आ गया तो कभी भी कैसे भी लिखा रहेगा आप अपना कर लोगे, लेकिन अगर समझ नहीं आया नोट करते जाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। पहले समझ लो फिर लिखवाते हैं। सुन भाई, अदिश राशियां किसको बोलते हैं, वो भौतिक राशियां, बोलो भाई, वो भौतिक राशियां जिन भौतिक राशियों को दिखाने के लिए या दर्शाने के लिए केवल और केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है, उनको क्या बोलते हैं, अदिश राशियां। इंग्लिश में क्या होगा, that physical quantity which had only and only magnitude are called scalar quantity। क्या होता है, स्केलर। वो भौतिक राशियां या वो स्केलर क्वांटिटी उनको बोलते हैं जिसको केवल और केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट पड़े, उसके डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट ना पड़े, उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर बोलते हैं। समझ आया, समझ में भाई सबको? अब सुनो, उसके बाद वेक्टर क्या होता है, वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं भाई, वेक्टर बोलते हैं। तो वो भौतिक राशियां जिनको दिखाने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन, दिशा की भी जरूरत होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, सदिश राशियां बोलते हैं। समझ में आ रहा है? बोलो बेटा, ये दो बातें हो। अब सुनो, इसके बाद क्या है, सुनो भाई, अब जो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनके पास डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो तो वो वेक्टर हो ही। एक लॉ और होता है, मतलब एक पॉइंट और होता है जिसकी वजह से वेक्टर बनाना जरूरी है। क्या है भाई, वेक्टर एडिशन का लॉ। क्या होता है, वेक्टर एडिशन का लॉ। इसका मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर तभी हो सकती है जब वो 3 पॉइंट को फॉलो करे। क्या, उसके पास मैग्नीट्यूड हो, और क्या हो, उसके पास डायरेक्शन हो, और क्या हो, वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करे। समझ पाया? मतलब परिमाण हो, दिशा हो, सदिश योग के नियम को फॉलो करे तो हम उसको क्या बोलेंगे, सदिश बोलेंगे, अदरवाइज वो सदिश नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया भाई? क्लियर हुआ यहाँ तक? और टेंसर वो क्वांटिटी होती है जो जिसका अलग दिशा में अलग वैल्यू होती है, अलग दिशा बदल दोगे उसकी वैल्यू बदल जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, उसको टेंसर बोलेंगे। टेंसर आपके सिलेबस में ज्यादा है नहीं भाई, ठीक है? तो यहाँ तक समझ में आया भाई सबको? बोलो बेटा, 3 पॉइंट बताए मैंने। फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। स्केलर किसको बोला, बोलो भाई, स्केलर बोला जिसको दिखाने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो, डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, उसको क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे। वेक्टर किसको बोलेंगे, जिनको दिखाने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट हो और वो वेक्टर एडिशन लॉ, सदिश योग के नियम को फॉलो करें, उनको क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। इसके बाद क्या आता है, टेंसर। तीसरी क्वांटिटी क्या होती है, टेंसर। टेंसर किसको बोलते हैं, जिसका वैल्यू अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, टेंसर। टेंसर आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, आपको मेन जो पढ़ना होगा पूरी फिजिक्स में आएगा स्केलर और वेक्टर, और पूरी फिजिक्स में आएगा। जैसे आपने पहचानना होगा कि जो फिजिकल क्वांटिटी दिया गया वो क्या है, स्केलर एक वेक्टर। जैसे मान लो, सपोज करो हमारे पास फोर्स दिया गया, एक बॉडी है, इधर देखो, जैसे हमारे पास एक बॉडी है, चलो बोलते हैं कल से, अगर होगा नहीं तो आप इस क्लास में शिफ्ट करवा देंगे। इधर सुनो भाई, जैसे मान लो हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है,
एक बॉडी है 5 किलोग्राम की। अब इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर, कितना लग रहा है बेटा, 3 न्यूटन का, और इस पे एक फोर्स लग रहा है कितना, 4 न्यूटन का। अब बताओ फोर्स, अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसकी वजह से कितना रिजल्टेंट फोर्स बनेगा। अब ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट है। अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कॉन्सेप्ट में लग गया वेक्टर, क्या लग गया, वेक्टर। अब आप कहोगे कितना फोर्स लग रहा है, अगर आप वो बताओगे तो कुछ लोग कहेंगे भाई 7 न्यूटन लग रहा है। 7 न्यूटन लग रहा है, नहीं 7 न्यूटन नहीं लग रहा है। ये है, पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो जोड़ रहे हो वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है। अगर स्केलर होता तो 7 होता, और अगर वेक्टर है ये 5 होगा। इनका जोड़ने से रिजल्ट कितना आएगा, 5 आएगा। यही मुझे आपको सिखाना है कि 5 कैसे आएगा। समझ पा रहे बेटा। तो आपको सबसे पहले क्या डिसाइड करना है कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो स्केलर है कि वेक्टर है। समझना है। अगर स्केलर होगा तो डायरेक्ट अलजेब्रिक सम कर दो, सबको जोड़ दोगे, है ना, और घटा दोगे डायरेक्ट। और अगर स्केलर नहीं है, वेक्टर है, तो क्या करोगे उनको, फिर उनको क्या करना पड़ेगा भाई, उनको वेक्टर एडिशन लॉ लगाना पड़ेगा, सदिश योग के नियम को फॉलो कराना पड़ेगा, उसके बाद वो ऐड हो पाएगा। समझ पाए। अगर आपसे दिया जाए, इधर सुनो, जैसे दिया जाए ये वेलोसिटी है, इधर इधर देखो एक कार है, एक कार है, इधर देखो, इधर वेलोसिटी, इधर देखो, क्या नाम बेटा आपको, ऐसे बता दो, बैठ बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुनो भाई, इधर सुनो, इधर देखो जरा। अगर ये बॉडी है, इसमें 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है। और सुनो, इस पे हमने इधर देखो, इधर भी वेलोसिटी लगा दिया, कितना, 5 मीटर पर सेकंड इधर भी लगा दिया। अब बताओ इसका रिजल्ट कितना होगा, ये कितने से जा रही होगी बताओ भाई, 10 से जा रही होगी, 5 + 5 जोड़ दिए, नहीं, अभी तो बताया कि पहले डिसाइड करो कि ये 5 क्या है, ये स्केलर है कि वेक्टर है, ये अदिश है या सदिश है। बोले भाई अगर अदिश होगा तब तो 5 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और अगर ये सदिश होगा तो 5 5 10 नहीं होगा, क्या होगा, इसको 5 और 5 5√2 होगा, 5√2 होगा। समझ में आ भाई। ये कैसे सब आता है, इसी कहानी को हम आपको बताने वाले हैं। बोलो आपको सेम समझ में आ गया, क्या पढ़ना है, बोले भाई क्या पढ़ना है। सबसे पहले डिसाइड करना है कि जो फिजिकल क्वांटिटी मेरे पास है वो क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है। और ये आपको बता दिया जाएगा कैसे, कि स्केलर पहचानो कैसे, वेक्टर पहचानो। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया भाई, सबको आ गया, आया बेटा आपको। आप 5 5 10 कह रहे हो, 5 5 10 नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या बोलना पड़ेगा कि पहले आप मास्टर ये बताओ मुझे कि ये जो दिए हो वो स्केलर है कि वेक्टर है। मेरी बात समझ रहे हो, पहले ये बताओ कि वो स्केलर है कि वेक्टर है। अगर स्केलर होगा तो डायरेक्ट जोड़ दोगे, कितना, 5 5 10 कर दोगे। और अगर वेक्टर है तो भाई 5 5 10 नहीं होगा, तो आप बात बताओगे, 10 भी हो सकता है, 5√2 भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा, अभी बता रहा हूँ कैसे कैसे। इतनी बातें समझ में आई भाई, कर लोगे। चलो एक एग्जांपल और बताओ, फिर मैं आपको आगे बढ़ाऊं। इधर देखो, जैसे मान लो हमने आपसे पूछा, इधर सुनो, हमने पूछा ये एक बॉडी है, इधर देखो, इसका एक्सेलरेशन इतना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, त्वरण है इसका। और इस पे त्वरण लग रहा है, इधर देखो, इस पे त्वरण लग रहा है ए बराबर कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ जरा, ये A1 है, A2 है, इसका रिजल्टेंट त्वरण कितना होगा इस बॉडी का, बताओ भाई क्या होगा। 10, 3 माइनस कर दे, माइनस कर दे, क्या हो जाएगा, 10 में 3 गए, 7 हो जाएगा। भाई ऐसे डिसाइड नहीं करोगे, 10 और 3 13 भी हो सकता है, 10 और 3 माइनस करके 7 भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। समझना। तो कैसे, क्योंकि एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। अब आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है, कौन सा अदिश है, कौन सा सदिश है। बोले भाई समझना बेटा। अब सुनो, अब लिखो, स्टार्ट करो, फिर बताते हैं। लिखो जरा, लिखो भाई जरा।
सुन भाई, अरे बेटा बातें नहीं, आवाज बिल्कुल नहीं, इधर सुन। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर, जितनी भी भौतिक राशियां फिजिक्स में होती हैं, सारी भौतिक राशियां तीन पार्ट में डिवाइड की गई, या तो अदिश होगा, या तो सदिश होगा, या तो टेंसर होगा। समझ में आ रहा है? अब अदिश किसको बोलेंगे बेटे, किसको बोलेंगे भाई? सुनो, सुनो भाई, वो भौतिक राशियां, पहले हिंदी मीडियम वाले सुन लो, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी आपको। वो भौतिक राशियां जिनको दर्शाने के लिए हमें केवल और केवल परिमाण की जरूरत पड़े, उसको क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अदिश राशियां बोलते हैं। ठीक है भाई। दैट फिजिकल क्वांटिटी फॉर विच रिप्रेजेंटेशन ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। समझ में आया भाई? समझ में आ गया? लिखो इस बात को। बेटा बातें नहीं। बेटा बात मत करो। सुनो बेटा, अरे आवाज क्या करते तुम लोग? लिखो भाई, वो भौतिक राशियां जिनको दर्शाने के लिए केवल प्रमाण की जरूरत होती है, उसे क्या बोलते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। लिख लो इसको, लिखो बेटा लिखो। रफ कॉपी निकाल लो, लिख लो, इसको कंप्लीट कर लो। एक दो लेक्चर में इसको कंप्लीट कराए बिना नहीं करा पढ़ा पाएंगे आगे। आगे फ्रिक्शन और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पुल्ली सिस्टम बिना स्केलर वेक्टर के नहीं कर पाओगे आप। ठीक है भाई, इसलिए इसको मैं बीच में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। बहुत लोगों को छूटा है, पढ़े कितने लोग? कम ही लोग पढ़े हो ना? पढ़ी हो? नहीं ना? पढ़ो। लिखा है? चलो, तुम्हारा पार्ट में कहाँ रह गया? सो रहा है? लिख लिया बेटा? जो इनको इंग्लिश की हिंदी की जरूरत नहीं, वो केवल इंग्लिश लिखे, ठीक है? और जिनको जरूरत पड़े वो हिंदी लिखे भाई, और जिनको दोनों लिखना हो दोनों लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है बेटा? क्या नाम है? सूरज। आ रहा है समझ में? यूपी बोर्ड से पढ़े हो? चलो भाई इधर सुनो। आज वो कहाँ रह गया? सिद्धार्थ नहीं है? चलो इधर सुनो। नेक्स्ट, ये लिख लिया भाई। आओ इसमें देखो जरा एग्जाम्पल, कैसे दिखाओगे कौन स्केलर को? इधर देखो एग्जाम्पल, अगर हम देखें, इधर सुनो भाई, एग्जाम्पल देखिए। अगर हम एग्जाम्पल क्या होगा, सुनो बेटा। एग्जाम्पल में अगर आप बात करते हैं तो मास, द्रव्यमान, ठीक है भाई। और क्या है? वॉल्यूम। मास, वॉल्यूम, स्पीड।
सुनो इधर इधर आओ, समझते हैं। जैसे आप अभी डिफिनेशन में क्या लिखे हो कि जिन भौतिक राशियों को दर्शाने के लिए हमें केवल और केवल प्रमाण की जरूरत पड़े। तो बताओ, जब आप मार्केट में जाते हो, कहते हो मुझे शुगर दे दो, चीनी दे दो, क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो दुकानदार से, 1 किलो चीनी दे दो लेफ्ट साइड, ऐसे बोलते हो क्या? नहीं बोलते हो ना। क्या बोलते हो? 1 किलो चीज, और कुछ नहीं बोलते हो, ऊपर दो नीचे दो दाएं बाएं, ऐसा कुछ बोलते हो क्या? नहीं बोलते हो। तो ऐसे जिन चीजों को बोलने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए केवल और केवल क्या जरूरत पड़े हमें, केवल और क्या जरूरत पड़े, केवल और केवल मैग्नीट्यूड, उसका प्रमाण कितना है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर। जैसे आप मार्केट में गए, आपको पानी प्यास लगी, आप बोले भाई 1 लीटर का पानी दे दो नीचे करके, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या भाई? नहीं होता है ना। यही होता है ना, 1 लीटर का पानी दे दो, मतलब वॉल्यूम आपने क्या लिया, तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। आप बोलते भैया आपका घर कितना दूर है, आपका घर कितना दूर है, यहाँ से 300 किलोमीटर है। अब आपने ये नहीं बताया, जब आपने, सुनो दोनों में अंतर समझना, जब आपने बताया कि आपका घर 300 किलोमीटर दूर है, वो क्या है, वो क्या है, स्केलर है। और जब आपने बता दिया 300 किलोमीटर दूर ईस्ट साइड में है, वेस्ट साइड में है, ये क्या हो गया, क्या बता रहा है, तुम्हारे घर पहुंच गए। तो तू बताओ भाई, तुम्हारे घर चलते हैं। सुनो भाई, जा रहे हो आज, अभी घर जा रहे हो, क्यों, बीएससी का? अरे स्वाद, भूल गया मैं, तुम लोग तो फिर पेपर भी देना है। कितने लोग दे रहे हो भाई, कितने लोग दे रहे हो, दे रहे हो? 1 2 3 4 5, नीट का पेपर दो की, मन बन रहा है? मन बने देना, ना बने तो कोई जरूरत हुई नहीं भाई। चलो भाई, चलो ठीक है, तो अभी आज ही जाओगे? हाँ दूर भी तो है, 18 हो गई ना आज। चलो भाई कोई बात नहीं, पेपर दे लो, आपको एक दिन तो छुट्टी मिल ही जाएगी ना, परेशान नहीं। सुनो भाई, और पेपर, तुम्हारा पेपर लेके आना, पेपर तुम लेके आना, ठीक है, जो देना टिक करना, लेके आना, देखते हैं तुम्हारा कितना सही हो रहा है। सुनो भाई, इधर सुनो, सुनो बेटा, मतलब जिन चीजों को, अभी मैं क्या बोल रहा था कि आपके घर का डिस्टेंस मैंने पूछा, और हमने कहा कि आपके घर का डिस्टेंस कितना, आपने बताया सर 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, जो भी बता दिया। जब आपने ये बता दिया, तो इसका मतलब क्या, आपने दूरी बता दिया, आपने क्या बता दिया, डिस्टेंस बता दिया। अभी आपने डायरेक्शन मेंशन किया क्या? नहीं। जब आप बताते हो 200 किलोमीटर यहाँ से लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमारा घर मिलेगा, ये क्या है, ये डायरेक्शन भी हो गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, या फिर क्या होता है भाई, विस्थापन होता है। क्या होता है, विस्थापन होता है। समझ में आ गया? ये वेक्टर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, और डिस्टेंस क्या है, दूरी है। मतलब क्या, स्केलर, जो दूरी है वो स्केलर है, और जो विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वेक्टर है। समझ में आ गया भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं बेटा आपको स्केलर, ऐसे समझोगे। तो आपसे कहा जाए काइनेटिक एनर्जी, आपसे कहा जाए कि अगर आपके बॉडी में कितनी एनर्जी है, आप बताओगे क्या, हमारी बॉडी में अभी 10 जूल एनर्जी है, लेफ्ट साइड में, अपवर्ड साइड में, राइट साइड में, ऐसा बोलते हो क्या? ताकत है तो काम कर लेंगे, ये तो बोलते हो। मतलब उसको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ रही क्या? नहीं पड़ रही। इसका मतलब क्या है, एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। अगर मान लो आपसे कहा गया, सुन भाई, जिन चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन, जैसे कहा गया फोर्स लगाओ, क्या लगाओ, फोर्स लगाओ। अब बताओ, अगर हमने कहा कि हमने इस पे फोर्स लगाया, अगर इस बेंच पे हमने फोर्स लगाया, तो फोर्स कितना लगाया, 5 न्यूटन, क्या डायरेक्शन मेंशन है? अरे जब तक डायरेक्शन मेंशन नहीं तब तक स्केलर है, ये क्या है, स्केलर है। तो फोर्स में जो है, अभी देखो अभी बताएंगे, जैसे मान लो ऐसे लगा तो 5, अभी तक क्या है, स्केलर है, लेकिन 5 न्यूटन का फोर्स अब लग गया उधर, डायरेक्शन डिसाइड हो गया, सीधे जा रहा है, ये क्या है, वेक्टर है। क्या है, वेक्टर है। इसका मतलब जो उसका डायरेक्शन अगर ले लोगे साथ में, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर, मतलब सदिश हो जाएगा, और केवल मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा, समझ में आई भाई? बोलो बेटा, समझ में आ रही है? तो सुनो, अगर हमने कहा कि कैसे आप पहचानोगे, तो आप एक बार उसको बोलना और देखना उसमें डायरेक्शन आ रही कि ना रही है। अगर सोचोगे डायरेक्शन आ रही है तो ठीक है भाई, वो वेक्टर हो गया, सदिश हो गया। डायरेक्शन नहीं आ रही है तो सदिश और वेक्टर नहीं होगा, क्या होगा, अदिश होगा। एक दो एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन क्या होते हैं वो आपको बता देंगे, वो याद रह जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट कराएं, लिखो भाई जरा सदिश लिखो, वेक्टर, और इसमें क्या हो जाएगा, सदिश।
हिंदी में भी लिखेंगे, क्या है पता मुझे क्या दिख रहे कौन है। द फिजिकल क्वांटिटी फॉर विच रिप्रेजेंटेशन लिखो बेटा। अरे बातें न करो यार, लिखो सिर्फ। द फिजिकल क्वांटिटी फॉर विच रिप्रेजेंटेशन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड एंड फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ आर कॉल्ड वेक्टर। 3 पॉइंट है, उसके लिए मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, और क्या वेक्टर एडिशन लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम बोलेंगे सदिश राशियां, या फिर क्या बोलेंगे? वेक्टर। और भाई इसको हिंदी में क्या, वो भौतिक राशि है जिसको दर्शाने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, और वो राशि सदिश योग के नियम को फॉलो करे, उसे हम क्या बोलते हैं? सदिश राशियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सदिश राशियां बोलते हैं। नोट कर लो बेटा। अब समझ में आ रहा है भाई हिंदी? अब समझ में आ रहा है? इसमें दिक्कत तो नहीं है? अभी दिक्कत होगी जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो। बोलो भाई, लिख लिए? समझ में आ गया? चलो रब कर दूं। इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल देखो भाई। देखो एग्जाम्पल क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी
ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम हो गया, और क्या हो गया, फोर्स हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, ये सब कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है बेटा, वेक्टर। समझ में आ गया, आ रहा है भाई। चलो अब ये जरा एक देखो जरा, अगर हमने कहा फोर्स, फोर्स लग रहा है, तो फोर्स किधर लग रहा है, अगर केवल और केवल फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या है, स्केलर है, और उसके डायरेक्शन को भी इन्वॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। अब बताओ, अदिश और सदिश राशियां समझ में आ गई बेटा सबको, क्लियर हो गया, लिख लिए, रब करूं, रब करूं भाई, चलो आगे लिखो अगला वाला, नेक्स्ट तीसरा वाला लिखो बेटा, तीसरी क्या थी, तीसरी क्वांटिटी क्या थी, याद है, टेंसर थी, क्या थी, टेंसर। अब टेंसर क्या है, इसका हिंदी टेंसर ही होता है, सुन भाई, सुनो बेटा, एक ही लिखो जा रहा है, एक लिख लो, those physical quantity which have different value in different direction is called tensor। हिंदी में देखो भाई, वो भौतिक राशियां जिनकी वैल्यू अलग अलग दिशा में अलग अलग होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, टेंसर कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपने क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, क्या बोलते हैं इसको, जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं, यही होता है। चलो अब यहां तक हो गया, ये हमने फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया, कितने पार्ट में, तीन पार्ट में, ठीक है भाई, पहला स्केलर, दूसरा वेक्टर, तीसरा टेंसर। स्केलर क्या होती है, जिनको दिखाने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, या केवल मैग्नीट्यूड की, केवल मैग्नीट्यूड, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर। और जिनको दोनों की रिक्वायरमेंट हो, क्या हो, वेक्टर। तो इसका मतलब अगर दोनों की रिक्वायरमेंट से वेक्टर होना कोई जरूरी है, या कंपलसरी है, या मस्ट, या मे नॉट बी। अगर अब दोनों है तो मस्ट वेक्टर या मे आर मे नॉट बी वेक्टर, मस्ट नहीं होगा भाई, मस्ट तब होगा जब उसको वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो करे। इसका एक्सेप्शन है करंट, क्या है, करंट, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, फिर भी वो वेक्टर नहीं होता है, क्या होता है, स्केलर। इस क्योंकि भाई अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से वेक्टर होता, तब तो करंट आपका वेक्टर होता,
बट करंट क्या होता है, वेक्टर नहीं होता है। करंट क्या होता है, स्केलर होता है। तो यहाँ से ये साबित हो गया कि स्केलर होने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड, और वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एज वेल एज एडिशन लॉ को फॉलो करे। कौन सा, वेक्टर एडिशन लॉ, सदिश योग के नियम को फॉलो करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, फिर हम उसको बोलेंगे वेक्टर है वो। समझना भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। टेंसर आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है ना। टेंसर क्या होता है भाई, अलग अलग दिशा में जिनकी वैल्यू अलग अलग हो जाए उनको हम क्या बोलते हैं, टेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंसर। और भाई आगे अब पढ़ते हैं वेक्टर। रब करूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सुनो भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, सुनो बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। देखो, वेक्टर कैसे दिखाया जाता है, इसका मतलब वेक्टर को कैसे दिखाते हैं, है ना। तो वेक्टर कैसे दिखाते हैं, एरो के द्वारा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई या डिनोटेड बाई एरो। किससे करते बेटा, एरो से, एरो। किससे, इसको एक तीर से दिखाते हैं। अभी तो इसको, इसकी तो हिंदी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना भाई, इसकी भी हिंदी लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या, हिंदी मीडियम वाले बोलो। अगर इसको लिखा इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एरो, इसकी भी हिंदी लिखूं क्या, ये एक तीर से दिखाया जाता है। समझ जाओगे ना इतना, चलो फिर ठीक है। सुनो भाई, ये क्या है, एक एरो से डिसाइड किया था, किससे, एक एरो से दिखाया था। सुनो, अगर इसका मतलब हुआ, जैसे हमारे पास एक ये वेक्टर, ये है, अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो ये क्या है भाई, ये कोई भौतिक राशि है। अभी ये डिसाइड नहीं हो पाए क्या है, ये स्केलर है। क्या है, स्केलर है। इसके ऊपर अगर हमने एरो लगा दिया तो क्या हो गया, वेक्टर हो गया। क्या हो गया, ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया भाई। इसका मतलब ये क्या हो गया, सदिश हो गया। सुनो भाई, अब वेक्टर का इसमें दो चीज है। देखो, इसमें एक है क्या, ए है, और एक है एरो। एरो ये क्या बताता है, इसका मैग्नीट्यूड बताता है। क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। मैग्नीट्यूड ये क्या बताता है, परिमाण बताता है। और ये क्या होता है भाई, एरो। एरो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन। अब इसके ऊपर अगर इधर देखो, अगर मान लो इस तरह दिया है, इसका क्या मतलब हुआ, वेक्टर ए बराबर वेक्टर है, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड, और क्या है, डायरेक्शन है। सुनना बेटा, इधर देखो, इसका मतलब अगर आपसे ऐसे लिखा गया है, इसका मतलब ये क्या होगा, बोलो भाई, ये क्या होगा, ये होगा उसका, बोलो क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड। अभी याद करो, मैंने अभी फोर्स लगाया था, मैग्नीट्यूड याद है भाई, फोर्स लगाया था। हमने कहा जब तक डायरेक्शन नहीं डिसाइड करेंगे वो स्केलर होगा, और डायरेक्शन हो गया तो क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। और एरो का सुनो भाई, अगर एरो रहता है, अगर एरो से दिखाना हो मुझे, तो जो एरो होता है, एरो, इसका क्या होता है, हेड होता है। ये क्या होता है, हेड होता है। ये हेड होता है, और ये क्या होता है, टेल होता है। ये क्या होता है भाई, टेल होता है। अब हेड क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। और टेल क्या बताता है बेटा, मैग्नीट्यूड बताता है। क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। अगर कहीं एरो दिया हुआ है तो क्या उसका मतलब हुआ, उसका मतलब हुआ, उसका जो हेड बताएगा वो क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, और जो टेल बताएगा क्या बताएगा, उसका प्रमाण, उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। समझ में आ रहा है बेटा, सबको आ रहा है, बोलो भाई, आ रहा है समझ में, ये वाली बात जितनी बताई मैंने, रिप्रेजेंट किया था एरो से। अब ऐसे लिखा है, इसका मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, उसका डायरेक्शन है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो वेक्टर को, और उसके बाद इसमें जो एरो होता है, एरो क्या बताता है, एरो उसकी लेंथ, जो लेंथ ऑफ एरो होता है वो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। और इसका जो डायरेक्ट एरो होता है, ये तीर का ये हेड होता है, ये क्या बताता है, डायरेक्शन। और इसका लेंथ क्या बताता है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका प्रमाण बताता है। ठीक है। अब अगर मान लो इसका मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, सुनो भाई, वेक्टर है, इसको दो तरीके से लिख सकते हो। अगर आपको इसका केवल मैग्नीट्यूड लिखना हो, क्या लिखना हो, मैग्नीट्यूड, तो अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो क्या लिखोगे, ये होगा ऐसे, या तो इसी वेक्टर के ऐसे बगल में मॉड लगा दो। क्या लगा दो, मॉड लगा दो। इसका क्या मतलब है, वो केवल मैग्नीट्यूड बता रहा है। क्या बता रहा है, केवल मैग्नीट्यूड। और या तो ये भी मैग्नीट्यूड होता है, कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है। इसका क्या मतलब हुआ भाई, ये ए, ये दोनों मैग्नीट्यूड, दोनों एक ही बात हुआ, दोनों एक ही बात हुआ। अगर आपसे कहा जाए
कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखो, या तो आप ऐसे लिख दो और या तो ऐसे लिख दो, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम ही होगा, दोनों का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। समझ में आया भाई? बोले बेटा समझ में आया? अगर ऐसे लिखा रहे एग्जाम्पल देखो जरा, अगर हमें एग्जाम्पल देखा, इधर देखो ये लिखा है ए बराबर क्या है, वेक्टर ए बराबर 5 न्यूटन लिखा है, इसका क्या मतलब है, 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड है, और यहाँ आई कैप लिखा है, इसका मतलब 5 न्यूटन एक्स एक्सिस में है, ये क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया, क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या हो गया, ये उसका डायरेक्शन हो गया, क्या हो गया, डायरेक्शन। समझ गए भाई? और आई जे में क्या होता है बताया जाएगा, परेशान नहीं होना। समझ में आया बेटा इतनी बात? लिख लो, यहाँ तक नोट करो जरा। लिख लिया भाई, लिख लिया, समझ में आ गया? रब करूं बेटा? चलो भाई रब कर दो भाई। चलो लिखो जरा, इसके आगे लिखो जरा, लिखो टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर, सुनो भाई, वेक्टर के टाइप क्या हो, सुनो बेटा इधर, पहला वेक्टर क्या होता है, पहला वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर, क्या होता है, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या बोलते हैं, बराबर वेक्टर, बराबर, जो बराबर इक्वल वेक्टर। सुनो भाई इधर सुनो, इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है, सुनो बेटा, देखो जिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, इधर देखो ऐसे दे रखा है वेक्टर ए, और ऐसे वेक्टर दे रखा है वेक्टर बी, क्या दे रखा है, वेक्टर बी। अब सुनो बता, इनका डायरेक्शन भी सेम है, और देखो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है कि नहीं सेम है? जिन वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो उनको क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर, क्या बोलते हैं, इक्वल। जिन दो वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर, क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। जिन दो वेक्टर का परिमाण और दिशा सेम हो उनको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। कैसा वेक्टर, इक्वल वेक्टर। अब इनके लिए कंडीशन देखो क्या है, इधर देखो, अगर इसका मतलब ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो, बराबर हो, पहला कंडीशन।
दूसरा कंडीशन क्या है, इनके बीच का डायरेक्शन सेम होना, इनके बीच का थीटा क्या हो, एंगल 0 डिग्री। ये मस्ट कंडीशन होनी चाहिए। क्या होगा, ऐसा होना ही चाहिए, तब ये क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर। ये थीटा 0 डिग्री होने का मतलब सेम डायरेक्शन में, थीटा 180 डिग्री होने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ये क्या है भाई, 0 डिग्री है मतलब क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। नोट करो जरा। चलो भाई इधर देखो जरा, नेक्स्ट देखो सेकंड। सेकंड क्या है बेटा, इक्वल के बाद सेकंड क्या है, इक्वल के बाद क्या है बेटा, सेकंड पैरेलल वेक्टर। क्या है, पैरेलल वेक्टर। इसको बोलते हैं समानांतर वेक्टर। सुनो भाई इधर देखो, पैरेलल वेक्टर में क्या है, सुनो इधर सुनो, एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर ये है, वेक्टर बी। अब बताओ इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है आपको, पहले से और इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है, मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, डायरेक्शन सेम है। तो बेटा मैग्नीट्यूड बराबर हो या ना हो, लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए, समांतर, मतलब सीधे डायरेक्शन में, मतलब दोनों एक डायरेक्शन में हो। अगर दोनों एक डायरेक्शन में हो तो उनका क्या होगा, उनको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा, पैरेलल वेक्टर। और अगर इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो भी पैरेलल है, और बराबर नहीं है तो भी पैरेलल है। बात समझ पाइए, अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो गया तो भी समांतर है, और मैग्नीट्यूड बराबर नहीं हुआ तो भी समांतर है। इससे एक बात निकल के आ रही होगी कि समांतर होने के लिए केवल एक कंडीशन चाहिए, क्या, उनका थीटा 0 होना चाहिए, उनके बीच का एंगल 0 होना चाहिए। अब अगर ये बराबर है तो भी है, नहीं है तो भी है, तो यहाँ भी बराबर है, इसका मतलब ये भी समांतर होगा, होगा ही नहीं होगा, और ये भी समांतर है। यहां से एक लाइन निकल के आई क्या, सभी इक्वल वेक्टर समांतर वेक्टर होंगे, बट सभी समांतर वेक्टर इक्वल वेक्टर हो कोई जरूरी नहीं। बात समझ में आई, ऑल ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, बट ऑल पैरेलल वेक्टर आर मे नॉट बी इक्वल वेक्टर। अगर बराबर हो गए तो इक्वल हो जाएगा, और बराबर नहीं हुए तो क्या हो जाएगा, समांतर रहेगा। समझ में आया भाई, बात समझ में आई। तो पैरेललिटी होने के लिए, समांतर होने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। बोले भाई समझ में आ रहा है। और अगर चाहते हो कि इक्वल हो तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखें, मैग्नीट्यूड बराबर हो या ना हो, लेकिन थीटा मस्ट बी 0 डिग्री कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। चल जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख दो, उसमें मैथमेटिक्स वाले एंगल चलेगा कि पूरा लाइन लिखनी पड़ेगी, चल जाएगा। अगर मैं यहाँ लिख दूं, इधर देखो भाई, बता देना कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देंगे। इधर सुनो, अगर मैं ये लिखूं, इसके लिए क्या होना चाहिए भाई, इसके लिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, या फिर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर ना हो, पहली कंडीशन। दूसरी है, ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मस्ट होनी चाहिए। तो क्या कहलाएंगे ये क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर। और पैरेलल वेक्टर के लिए यही कंडीशन होनी चाहिए, ये बराबर होगा तब भी पैरेलल होगा, और नहीं होगा तब भी पैरेलल होगा। हाँ पैरेलल ये होगा जब थीटा 0 डिग्री होना चाहिए, अगर बराबर हो गया तो इक्वल हो जाएगा, और नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, समांतर रहेगा। तो लिख लो भाई जरा, लिखे इसको, लिख दें, लिखो भाई।
जिन दो वेक्टर का परिमाण सेम हो या ना हो बट उनका डायरेक्शन सेम हो वो समांतर वेक्टर कहलाते हैं। वो दोनों क्या कहलाते हैं बेटा? समांतर वेक्टर। दोज वेक्टर which have same or different magnitude but direction must be same are called parallel vector। समझ में आ गया बेटा? लिख लो भाई, लिख लो जल्दी से। इंग्लिश वाले केवल इंग्लिश लिख लिया करो, हिंदी लिखने की कोई जरूरत नहीं ना। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों लिखो भाई, ठीक है? अपने लैंग्वेज में हिंदी लिखो और इंग्लिश का एक दो लाइन लिख लिया करो, क्योंकि कभी कभी होता है ना बेटा, आपको धीरे धीरे सीखते सीखते सीख जाओगे। जब आपकी इंग्लिश वाली हिंदी वाली बुकलेट आएगी तो उसमें कुछ करेक्शन अगर जरा सा भी होगा तो माना हमेशा इंग्लिश जाएगा, ठीक है? समझ रहे हो नहीं भाई? और बायोलॉजी के कुछ टर्म कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में समझना ज्यादा आसान होता है कंपेयर देन हिंदी। मेरी बात समझ रहे हो? हिंदी में बहुत टिपिकल होते हैं। वायरस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषाणु बोलते हैं। अब बताओ, विषाणु बोलना कठिन है या वायरस बोलना कठिन है ना? समझ रहे हो ना भाई? तो ऐसे बहुत से टर्म आते हैं। जीवाणु विषाणु में सब अंतर ही नहीं समझ में आ रहा है। आता है क्या भाई? जैसे जीवाणु वैसे विषाणु। तो कम से कम बैक्टीरिया और वायरस में अंतर समझ में आ रहा है। कीटाणु आ गया, तीन तीन आ गया तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम। और अगर तुम क्लियर कट रहोगे बैक्टीरिया है वायरस है आपको दिखता रहेगा, तो थोड़ा सा कोशिश करो अपने आप को इम्प्रूव करने का। भाई ऐसा देखो, हिंदी इंग्लिश की बात बेटा वहां आती है, जैसे आपने वही चीज, जब हम आपको पहली बार कोई चीज बता ही रहे हैं तो जैसे बताएंगे आपको वैसे ही समझो। मेरी बात समझ रहे हो? तो थोड़ा सा आप इम्प्रूव करते रहो, बाकी आपको हिंदी बताई जाएगी पूरी पूरी, परेशान नहीं। रैप कर दो भाई। चलो इसके बाद लिखो जरा, वो लाइन लिख लो, वो लाइन लिख लो बेटा। ऑल equal vector are parallel vector but all parallel vector are may not be equal vector। लिखो जरा, all equal vector are parallel vector but all parallel vector may or may not be equal vector। all equal vector are parallel vector but all parallel vector are may not be equal vector। सभी इक्वल वेक्टर समांतर वेक्टर होते हैं बट सभी समांतर वेक्टर इक्वल वेक्टर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये लाइन समझ में आ गई भाई? समझ में आ गया ना? लिख लिए?
कल जो है आप 1:30 बजे आपकी क्लास खत्म होती है ना बेटा, 1:30 बजे खत्म होती है, 1 घंटा और रुक पाओगे? कल के बाद अगर 1 घंटा आपको और रोके, रुक जाओगे? नहीं रुकोगे? क्या बेटा? तो खाना ही खाना जिंदगी भर भंगेड़ी। मुझे शौक लगी 1 घंटा एक्स्ट्रा रोकने का। चलो भाई, तुम लोग दिक्कत नहीं होगी, रुक जाओगे ना बेटा? चलो, क्योंकि शाम को तो आ नहीं पाओगे, शाम को प्रॉब्लम होगी। 1 घंटा एक्स्ट्रा रुक जाना। अरे अभी जो मैं करा रहा हूँ ये मेरे कहाँ कवर होगा? यहाँ से आप 5 जाते हो, क्यों? कब तक रहते हो आप यहाँ? तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा आप लोग और रुक जाना। काफी लोग तो रहते हो, बाकी वो लोग भी तो रुकते हैं ना। कुछ ही लोग जाते हो। अरे जब रोका जाएगा तो अपना खाना अरेंज कर लेना ना बेटा, टिफिन उफिन लेके आ जाना। कुछ लेके आ जाना, हमेशा के लिए रोक रहे हैं क्या? 2-4 दिन के लिए रोकेंगे आपको, ज्यादा नहीं रोकेंगे। अब जैसे अभी मान लो, सुनो, ये टॉपिक मुझे पढ़ाना था, आगे वाला पुलिस सिस्टम पढ़ाना था। पुलिस सिस्टम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और समझ में आता नहीं बिल्कुल, तो ये टॉपिक में बीच कहाँ से लाऊंगा भाई? टाइम कहाँ से लाऊंगा बताओ? उसी टाइम में देना होगा ना। कैसे मैनेज करोगे? अगर आगे चैप्टर आपको समझाना है और आपको डिटेल में ढंग से समझना है, तो आपसे थोड़ा टाइम मांग लेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अरे अभी आप रेगुलर हो, अभी जो नए बच्चे हैं इनको तो कम से कम समझाना पड़ेगा ना भाई। चलो इधर आ जाओ। तो ये हो गया ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, बट ऑल पैरेलल वेक्टर आर अभी नहीं, हम बोलेंगे तब रुकना है, अभी नहीं, आजकल तक नहीं। ठीक है, जब हम आपको डिसाइड कर देंगे तो आप 1 घंटा मुझे बायो की केमिस्ट्री क्लास होती है ना 1:30 बजे, केमिस्ट्री के बाद 1 घंटा रुक जाना, मैं 1 घंटा पढ़ा दूंगा, फिर सब चले जाना। ठीक है? चलो इधर सुनो भाई, अब सुनो, इसके बाद नेक्स्ट लिखो जरा। नेक्स्ट लिखो, अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर। सुनो बेटा, विपरीत वेक्टर या फिर क्या होता है, विपरीत सदिश राशियां। अपोजिट मतलब बेटा अपोजिट होते हैं। इधर सुनो, इसमें देखो जरा, एक वेक्टर ये है, वेक्टर ये, ठीक है, इसको निगेटिव वेक्टर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर बोलते हैं। एक वेक्टर ये हो गया, सुनो भाई, और ये एक वेक्टर ये हो गया अपोजिट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वो बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। दिख रहा है भाई? दोनों बराबर दिख रहे हैं, और इनके बीच का थीटा कितना डिग्री है? 180 डिग्री होना। ये मस्ट कंडीशन है, जरूरी है, इतना होगा तभी अपोजिट वेक्टर या निगेटिव वेक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ऑल दोज वेक्टर which magnitude are same but direction are opposite are called opposite vector। लिखो भाई।
ठीक है भाई, ऑल दोज वेक्टर विच मैग्नीट्यूड आर सेम बट डायरेक्शन आर अपोजिट आर कॉल्ड, है ना, कॉल्ड अपोजिट आर नेगेटिव वेक्टर। वो दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, वो क्या कहलाते हैं, अपोजिट वेक्टर या फिर निगेटिव वेक्टर कहलाते हैं। समझ आया बेटा, समझ में आ गया। चलो भाई इसके आगे लिखो नेक्स्ट, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल मतलब बेटा समांतर का अपोजिट, यही तो होगा। इधर देखो, पैरेलल का अपोजिट, एक वेक्टर ये ए है और एक वेक्टर ये बी है। अब बताओ इनके बीच क्या कंडीशन है, मैग्नीट्यूड फिर भी वही आ गया, मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर नहीं है किसके, बी के, या फिर बराबर हो भी सकती है बी के, बट क्या होगा भाई, बट पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होना मस्ट है। अगर ऐसा होगा तो क्या कहलाएंगे ये, क्या कहलाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर, क्या कहलाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट। वो दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो बट डायरेक्शन मस्ट बी 180 डिग्री अर्थात अपोजिट, वो क्या हो, वो क्या एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, एंटी पैरेलल। समझ में आ गया, मैंने चार चीजें बताई आपको, इक्वल बताया, अपोजिट बताया, एंटी पैरेलल और पैरेलल बताया, चार वेक्टर बता दिए। लिख लिया भाई, समझ आ रहा बेटा, पीछे जवाब, पीछे पीछे जवाब। हेलो, समझ में आ रहा है, इधर रब कर दूं। लिख लिए, लिख लिए भाई, रब करूं, लिखो, वही लाइन फिर से लिखो, आल, हाँ बेटा, all opposite vector are anti-parallel vector, but all anti-parallel vector
may not be opposite vector. सभी निगेटिव वेक्टर एंटी पैरेलल हो सकते हैं, बट सभी एंटी पैरेलल वेक्टर निगेटिव हो जरूरी नहीं है। सभी अपोजिट वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं, बट सभी एंटी पैरेलल वेक्टर अपोजिट वेक्टर हो ये कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ गया भाई? वो लाइन क्लियर हो गया? आओ जरा इधर सुनो भाई, रब कर दूं? लिखो, फटाक से लिखो बेटा। रब कर दूं बेटा? लिखो लिखो। रब कर दूं भाई? अब लिख दो। सुनो भाई, इधर देखो, जो हमने बताया समझो, इधर सुनो, रिवाइज करो। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? इधर देखो, पहला क्या था? इक्वल वेक्टर। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इनका भी मैग्नीट्यूड 5 है, इनका मैग्नीट्यूड 5। ये कैसे होंगे? इक्वल वेक्टर होंगे। कैसे होंगे? इक्वल। अगर हम इधर देखो, ये वेक्टर ये भी लिया, ये वेक्टर ये हो गया और ये क्या हो गया? ये बी हो गया। ये 5 है और ये 5 है, ये कैसा होगा? बोलो भाई। अपोजिट वेक्टर होगा। क्या होगा? अपोजिट वेक्टर होगा। ये वेक्टर है ए बराबर 5 और ये वेक्टर है बी बराबर 3। ये कैसा वेक्टर है? कैसा है? पैरेलल वेक्टर। कैसा है? पैरेलल वेक्टर। एक वेक्टर ये है ए बराबर 10 और ये दे रखा है बी बराबर 2। ये कैसा है? एंटी पैरेलल वेक्टर है। ये क्या है? एंटी पैरेलल। और ये क्या है? अपोजिट वेक्टर। ये क्या है? इक्वल वेक्टर। और ये क्या है? पैरेलल वेक्टर। समझ में आ जाए? पहचान लोगे? इक्वल, अपोजिट, पैरेलल, एंटी पैरेलल पहचान लोगे ना भाई? बोलो बेटा, हो जाएगा? नहीं समझ में आया क्या? क्या अभी तक जो पढ़े हो क्या समझ में आया अभी? इक्वल वेक्टर पहचान नहीं पाओगे? तो यही तो पूछ रहा हूँ बेटा। इक्वल मतलब क्या होता है? जरा बताओ, इक्वल मतलब क्या होता है? इक्वल वेक्टर मतलब क्या होता है? जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन सेम हो। तो ये देखो, यही तो लिखा है, ए बराबर 5, ए बी बराबर 5, डायरेक्शन इधर और डायरेक्शन इधर। तो ये क्या हो गया? इक्वल वेक्टर। क्या हो गया? इक्वल, बराबर वेक्टर। इधर देखो जरा, अपोजिट वेक्टर क्या होता है? बोलो भाई, अपोजिट वेक्टर किसको बोलेंगे? मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। तो ये क्या होगा? अपोजिट वेक्टर या निगेटिव वेक्टर। देखो, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट। ये क्या हो गया? निगेटिव। इधर देखो, अब यार मैग्नीट्यूड सेम हो, इधर देखो, सेम हो या ना हो, लेकिन डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो, तो ये क्या हो गया? एंटी पैरेलल। क्या हो गया? एंटी पैरेलल। और ये क्या हो गया? पैरेलल। मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो कोई मतलब नहीं, बट डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसका मतलब एक चीज कंफर्म हो गया, पैरेललिटी और एंटी पैरेललिटी देखने के लिए क्या देखना जरूरी है? डायरेक्शन। क्या देखना है? डायरेक्शन। और इक्वल और अपोजिट के क्या देखना है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। ठीक है भाई, समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हुआ?
अब आया पहचान लोगे। अब अगर वेक्टर से पहचान लोगे क्या है, एक वेक्टर हमारे पास ये दे रखा है p बराबर 20 और q बराबर क्या दे रखा है, q बराबर क्या दे रखा है, ऐसे दे रखा है 10। जरा बताओ कौन सा वेक्टर है ये, कौन सा वेक्टर, इक्वल, पैरेलल, एंटी पैरेलल, अपोजिट, क्या है बताओ बेटा, क्या है ये, अरे बैठ 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 बताओ क्या, अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर में क्या लिखियो जरा देखो आप कॉपी में, अपोजिट वेक्टर में क्या लिखियो देखो, हिंदी में पढ़ लो, हिंदी में लिखो, जो आप हिंदी पढ़ो। ये क्या है, पैरेलल है, समझ में आया भाई। अपोजिट में क्या प्रॉब्लम आई थी, अपोजिट में मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट, बैठो। हाँ भाई बताओ बेटा, अब बताओ समझ में आया, इतनी बातें जितनी बताई समझ में आई आपको, अरे बैठे बैठे बता दो समझ में आया कि नहीं आया, आया तो बताओ ये क्या है, पैरेलल वेक्टर है, अपोजिट है, इक्वल है, क्या है ये, पैरेलल वेक्टर। अब फिर जरा एक और बताओ जरा, पैरेलल है तो सुनो भाई, अगर जो हमने पढ़ाया वो समझ में आया तो आप बताओगे ना इधर, ये क्या है, वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर पी बराबर 3 और इधर है वेक्टर क्यू, वेक्टर क्यू बराबर 3। जरा बताओ ये कौन से टाइप की मेरा वेक्टर है, ये क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है। और सुनो एक और बताओ, एक ये है ए बराबर, अरे बातें मत करो अभी पूछ लेंगे, नहीं बता पाओगे ना समझ लेना, ए बराबर क्या हो जाएगा 6 न्यूटन दे रखा है, और बी बराबर कितना हो गया, बी बराबर कितना हो गया 3 न्यूटन हो गया। बताओ कौन सा टाइप है बेटा ये, क्या है, एंटी पैरेलल, क्या है, एंटी पैरेलल। तो मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, तो पैरेललिटी एंटी पैरेललिटी, पैरेललिटी के क्या देखते हैं, केवल और केवल डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, इक्वल और अपोजिट वाला। अगर देखो इधर देखो, एक ये है ए बराबर कितना है 2 न्यूटन, ठीक है, और दूसरा है बी, बी बराबर कितना है 2 न्यूटन। जरा बताओ कौन सा है ये, कौन सा वेक्टर वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वल। अब बताओ अभी तक जो हमने आपको वेक्टर के 4 टाइप बताए, आप कहीं भी देख के समझ जाओगे कि वेक्टर कैसे है, इक्वल है, अपोजिट है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल, समझ जाओगे भाई। चलो नेक्स्ट हिंट डालो बेटा, यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। सुनो भाई नाम से काफी अपने आप में फेमस है ये, यूनिट मतलब क्या होता है, एक होता है, क्या होता है, एक होता है। सुनो भाई ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, एक होगा, कितना होगा, एक होगा, और जिसका काम क्या होगा, डायरेक्शन बताना, क्या होगा, डायरेक्शन बताना। जिसको फाइंड कैसे करेंगे, जो दिया हुआ वेक्टर रहेगा उसमें उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, और क्या हो जाएगा, इसको किससे दिखाते हैं, कैप से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, कैप से। तो यूनिट वेक्टर के बारे में 4 पॉइंट आपके पास है, क्या है भाई, दोज वेक्टर, वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। वो वेक्टर का जिसका काम क्या होता है, किसी को दिशा देना, किसको दिशा देना, वो क्या कहलाते हैं, यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैप से। कैसे निकालते हैं, जो दिया हुआ वेक्टर रहे उसी में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। 4 पॉइंट याद हुआ भाई, बोलो क्या होता है, जिसको, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैप से, जिसका काम होता है डायरेक्शन बताना, जिसको कैसे निकालते हैं, गिवन वेक्टर अपान में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर। समझ में आ गया, 4 पॉइंट याद हो जाएगा भाई। ये लिखो बेटा, ऐसे 4 पॉइंट लिखो यूनिट वेक्टर के बारे में।
सुनो भाई, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, वन। दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना बेटा? सुनो, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन, वो वेक्टर, वो सदिश जिसका क्या है बेटा, जिसका परिमाण कितना है, वन, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैप से, ऐसे कैप, जैसे मान लो ऐसे ए के ऊपर जब एरो लगा दिया ये वेक्टर बन गया, अगर ए के ऊपर कैप लगा दिया तो क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। तो रिप्रेजेंट किया जाता है जिसे कैप से दिखाया जाता है। इसका काम क्या होता है, यूज फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन, मतलब किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए काम किया जाता है। किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए इसका यूज किया जाता है, दिशा बताने के लिए। कैसे निकाला जाता है, जो वेक्टर दिया रहे उसी में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, क्या बन जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर। और आओ भाई मैग्नीट्यूड निकालना आपको सिखाएं, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, वेक्टर का परिमाण। सो हमारे पास वेक्टर ए दे रखा है, क्या दे रखा है, ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप, ऐसे हमें वेक्टर दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, इस तरह से दिया रहेगा। अब हमें इसका परिमाण निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना। क्या करेंगे बोलो भाई, जो वेक्टर है अभी इसका परिमाण बन गया। सुनो भाई कैसे निकालोगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, बोलो क्या होगा, ए एक्स का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या होगा, ए वाई का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या होगा, ए जेड का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर का होल अंडर रूट। ये क्या हो गया, किसी भी वेक्टर का परिमाण निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे हमारे पास वेक्टर ए बराबर दिया गया 3i कैप प्लस में 4j कैप, ऐसे दिया गया। अब आपसे कहा गया इसका मैग्नीट्यूड निकालना, कैसे निकालोगे बोलो भाई, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यही तो होगा। और 16 9 कितना हो गया, अंडर रूट 25 हो गया। 25 का पास कितना, इसका जो परिमाण आया वो कितना आया भाई, इसका परिमाण जो आया वो कितना आया, 5 आया। इतना आपको निकालना आना चाहिए, नोट करो भाई।
किसी भी वेक्टर का परिमाण आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। समझ में आया? बोलो बेटा, समझ में आया भाई? हेलो, समझ में आया आपको बेटा? नहीं आया क्या बेटा? तेज बोलो। ये वाला, ठीक है, लिख लो। इधर सुनो भाई, इधर देखो जरा। मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, कोई वेक्टर हमको ऐसे दिया जाता है, आई कैप, जे कैप, के कैप में करके दिया जाएगा, कुछ भी दिया जाएगा, और आपसे कहा गया उसका परिमाण बताना। तो क्या करना होगा, जो आई के कोफिशिएंट में होगा उसका स्क्वायर कर देना है, जो जे के कोफिशिएंट में होगा उसका स्क्वायर कर देना है, जो के कोफिशिएंट में होगा उसका स्क्वायर करके अंडर रूट कर देना है। उससे क्या मिल जाएगा, उस जो दिया हुआ वेक्टर है उसका क्या मिल जाएगा, परिमाण मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, परिमाण। क्यों बेटा, हमें मैग्नीट्यूड निकालने की बहुत जगह जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ देखो, अभी हमें यूनिट वेक्टर निकालना हुआ, तो जो वेक्टर दिया रहेगा उसको उसके परिमाण से डिवाइड करना पड़ेगा। पहले परिमाण निकालना आना चाहिए। और परिमाण कैसे निकलता है भाई, आपको परिमाण निकालने का यही तरीका है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सबको ऐड करके होल अंडर रूट कर देंगे, क्या मिल जाएगा, इसका परिमाण मिल जाएगा। ठीक है भाई, कर लोगे, हो जाएगा बेटा? समझ में आया? अब अभी हम डिसाइड करके आपको बता देंगे, ठीक है। आपको 1 घंटा कब, परसों से कब से रुकना है, या हो सकता है मंडे से, मतलब ईद के बाद से। आपको ज्यादा नहीं, 3-4 दिन का हमें चाहिए 1 घंटा भाई, ठीक है। 1-1 घंटा आप 3-4 दिन दे दोगे तो ये जो अभी कवर कराया हूँ ना, समझ रहे हो नहीं, ये अभी कवर कराया हूँ और जो कल कराऊंगा इसको कंप्लीट करूंगा, तो हमारा टाइम कहाँ मैनेज होगा। मेरी बात समझ रहे हो, तो वो मैनेज तो कराना पड़ेगा ना बेटा। मैं आपको तो आधे घंटे 1 घंटे आपको एक्स्ट्रा दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है भाई। वो हमारा जो कवर है, जो चल रहा है टॉपिक, वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो, चलो आज तो यहीं तक करो। समझ आए? इधर आओ, बाहर आओ। जिनकी पहली क्लास है बेटा बाहर आओ।